वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं इतिहास के अध्याय 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं या पुनर्जागरण के दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो एग्जाम में 4 अंक में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुटेनबर्ग के पुनर्जागरण में योगदान को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में हमें गुटेनबर्ग के योगदान को बताना है कि उन्होंने जो कार्य किया उससे पुनर्जागरण में क्या लाभ हुआ। तो हम आंसर देखते हैं। जर्मन मूल के जोहानेस गुटेनबर्ग ने 1454 ईस्वी में छापाखाने या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। सर्वप्रथम उनकी प्रिंटिंग प्रेस में बाइबल की 150 प्रतियां छापी गई। इससे पहले इतने ही समय में एक धर्म भिक्षु बाइबल की केवल एक ही प्रति लिख पाता था। क्योंकि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और उनका क्रय संभव होने लगा, तो छात्रों को केवल अध्यापकों के व्याख्यान और बने नोट्स पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ा। अब विचार, मत और जानकारी पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुए। नए विचारों को बढ़ावा देने वाली एक पुस्तक कई सौ पाठकों के पास बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। पाठक एकांत में बैठकर पुस्तकों को पढ़ सकता था। इससे लोगों में पढ़ने की आदत का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत तक इटली की मानवतावादी संस्कृति का बहुत तेजी से फैलने का मुख्य कारण वहाँ छुपी हुई पुस्तकों का वितरण था। इससे स्पष्ट है कि पुनर्जागरण में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने बौद्धिक आंदोलन को विभिन्न क्षेत्रों में फैलाने का कार्य किया। अब इस आंसर में क्या महत्वपूर्ण है, जैसे गुटेनबर्ग ने क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस या छापाखाने का आविष्कार किया। तो उससे क्या लाभ हुआ? तो उससे लाभ ये हुआ कि जब इसने बाइबल की प्रति छापी तो इसने जितनी क्या की, 150 प्रतियों को छापने में समय लगाया। उतने में एक धर्म भिक्षु केवल और सिर्फ केवल एक ही प्रति लिख पाता था। मीन्स जो गति हो गई, कितनी हो गई, 150 गुना हो गई पुस्तकों के छपने की। दूसरा, जो पुस्तकें थी हाथ से लिखी हुई होती थी, कम लिख पाते थे, जिसके कारण उनकी उपलब्धता कम थी, उनको कम जगह पर ही मिलती थी। लेकिन अब क्या हुआ, उनका जो क्रय है वो अधिक बढ़ने लगा, हर जगह पुस्तकें उपलब्ध होने लगी। अब दूसरे विषय के भी जो छात्र थे उनको सिर्फ अध्यापकों के लेक्चर पर ही निर्भर नहीं रहना पड़ा, बल्कि नोट्स इसके अलावा भी अब वो पुस्तकों से पढ़ सकते थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी जानकारी या मत जो होते थे वो पहले की अपेक्षा तेजी से प्रसारित हुए और एक पुस्तक कई 100 पाठकों या हजारों पाठकों तक पहुंच सकती थी। अब व्यक्ति एकांत में बैठकर भी पुस्तकों का पढ़ सकता था, क्योंकि इसके पहले लाइब्रेरी हुआ करती थी, वहीं पर पुस्तकें व्यक्ति पढ़ सकता था। तो इन सभी कारण से क्या हुआ, मानवतावादी संस्कृति को तेजी से फैलने में सहायता मिली, जिसके कारण जो बौद्धिक आंदोलन हुआ या पुनर्जागरण हुआ वो विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी आसानी से फैला। तो इसलिए गुटेनबर्ग को पुनर्जागरण में उसकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसका काफ़ी लाभ हुआ पुनर्जागरण में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कोपरनिकस क्रांति पर लेख लिखिए। मीन्स कोपरनिकस की जो क्रांति थी उसने एक सिद्धांत दिया था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, उस पर हमें लेख लिखना है। आंसर है, ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड के मध्य में स्थिर है और उसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं। कोपरनिकस ने ईसाइयों के विश्वास के विपरीत घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और अपनी नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्म अधिकारियों की प्रतिक्रिया से चिंतित थे। अतः उन्होंने अपनी पांडुलिपि द रिवोल्यूशनिबस प्रकाशित नहीं करवाई तथा अपने शिष्य को सौंप दी। कोपरनिकस के विचारों को ग्रहण करने में थोड़ा समय लगा और काफ़ी समय बाद
खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर और गैलीलियो ने अपने सिद्धांतों से कोपरनिकस सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा कर रही है। देखो इस आंसर में हमें क्या है, ईसाई विचारकों का पहले क्या मत था कि पृथ्वी क्या है, पापों से भरी हुई है और ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोपरनिकस ने क्या कहा कि ये विश्वास क्या है, गलत है और सभी ग्रह और पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन जो कोपरनिकस थे वो एक ईसाई थे और काफ़ी भावात्मक रूप से धर्म के प्रति आकृष्ट थे, जिसके कारण वो उस प्रतिक्रिया से डर रहे थे जो उनके सिद्धांत के ऊपर दूसरे ईसाई भिक्षु देते, जिसके कारण उन्होंने अपनी जो पांडुलिपि या उनका जो लेख है वो क्या है, द रिवोल्यूशनिबस के नाम से प्रसिद्ध है, वो प्रकाशित नहीं करवाई, किसी को नहीं बताया उसके बारे में और अपने अंतिम समय में अपने शिष्यों को सौंप दी। जिसके और ये सिद्धांत क्या है, बाद में काफ़ी समय बाद प्रसिद्ध हुआ जब उनकी मौत हो चुकी थी। तब आते हैं जोहानेस केपलर और गैलीलियो। केपलर ने ग्रह से संबंधित सिद्धांत दिए और गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर दिया, जिसके आधार पर सूर्य केंद्रित जो सिद्धांत है कोपरनिकस का वह प्रतिपादित हो गया और यह सिद्धांत कहलाता है कोपरनिकस क्रांति के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय समाज ने मंगोलों और चीनियों से क्या सीखा? यूरोपीय समाज जो होता है वो मंगोल जो थे और चीन, इनसे क्या क्या ग्रहण कर पुनर्जागरण की ओर अग्रसर हुआ, वो हमें इस आंसर में बताना है। आंसर देखते हैं, 16वीं शताब्दी का क्रांतिकारी परिवर्तन मुद्रण प्रौद्योगिकी का विकास था। मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिए यूरोपीय समाज चीनियों और मंगोल शासकों के ऋणी रहे, क्योंकि यूरोप के व्यापारी व राजनीतिक मंगोल शासकों के राज दरबार में अपनी यात्राओं के दौरान इस तकनीकी से परिचित हुए थे। कंपास, फलक, अबेकस और आग्नेयास्त्र के लिए भी यूरोपीय लोग चीनी और मंगोलों के आभारी हैं। इन तकनीकों के कारण यूरोपीय लोगों को पुनर्जागरण में सहायता मिली। कंपास के प्रयोग से भौगोलिक खोजों में यूरोपियन लोगों को मदद मिली, तो वहीं फलक और अबेकस ने गणित को आसान बनाया। आग्नेयास्त्रों ने यूरोपीय लोगों को उपनिवेशों को बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार चीनी और मंगोलों ने से सीखकर यूरोपियों ने पुनर्जागरण की ओर अपने कदम बढ़ाए। अब इसको और आसान शब्दों में देखते हैं तो कैसे लाभ हुआ। तो देखिए, हमने अभी पहले प्रश्न किया है, उसमें भी हमने मुद्रण प्रौद्योगिकी का महत्व देखा है। तो ये मुद्रण प्रौद्योगिकी कहाँ से आई? तो ये चीनियों से आई। चीनियों ने मंगोलों को पता चली और मंगोलों से किसने सीखा? यूरोपीय लोगों ने, और इसने काफ़ी आगे जाकर सहायता की। तो ये क्या है? यूरोपीय समाज ने मुद्रण प्रौद्योगिकी सीखी। एक बात तो ये हो गई हमारी। और दूसरा, इसके अलावा भी उन्होंने क्या किया? कंपास और फलक। कंपास क्या होता है? दिशा बताता है। तो ये कंपास की सहायता से जब समुद्री यात्राएं की जाती है तो उनको दिशा भ्रम की स्थिति नहीं होती है, जिसमें यूरोपियों को दूसरी जगह जब समुद्री यात्राएं करते थे व्यापार के उद्देश्य से, उसमें सहायता मिली। दूसरा, फलक या अबेकस जिसको बोलते हैं हम, इससे क्या लाभ हुआ हमें? इससे लाभ ये हुआ, गणित को पढ़ने में आसान होता है अबेकस में। और अगला क्या है? अग्नेयास्त्र। अग्नेयास्त्र मतलब बारूद का उपयोग, ठीक है, जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती थी, तोपों का उपयोग। ये किससे सीखा? क्योंकि बारूद का उपयोग सर्वप्रथम मध्य एशिया में हुआ था, तो मध्य एशिया से ही यूरोप की ओर बारूद गया। तो इस बारूद के सहारे भी यूरोपीय लोगों को क्या हुआ? युद्धों में हथियार बनाने में इसमें सहायता मिली और उनमें विजय प्राप्त करने में उनको सहायता मिली। तो इस प्रकार से अग्नेयास्त्र, कंपास, मुद्रण प्रौद्योगिकी, इन सब ने जो यूरोपीय लोग इन चीज़ को दूसरों से, चीनियों या मंगोलों से सीखकर पुनर्जागरण की ओर अग्रसित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्जागरण काल की 5 विशेषताएं बताइए। देखते हैं, पुनर्जागरण 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य इटली में प्रारंभ हुआ और इसकी विशेषताएं निम्न हैं। तो पहली विशेषता हम इसमें देखते हैं
स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहन, मतलब सोचने की जो क्षमता थी व्यक्ति की उसको प्रोत्साहन मिलने लगा। पुनर्जागरण के कारण व्यक्ति परंपरागत विचारधारा को स्वतंत्र रूप से तर्क की कसौटी पर कसने लगा था। व्यक्ति वैज्ञानिक ढंग से किसी बात की व्याख्या करने के उपरांत ही उसे स्वीकार करने की ओर अग्रसर हुआ। मतलब खुद सोचता था, अगर बात सही है तो उसकी ओर अग्रसर होता था, चाहे कोई भी कोई बात कहे, जब तक वो उसे तर्क पर नहीं कसता था या तर्क समझ में नहीं आता था तब तक उस बात को वो नहीं मानता था। तो इस प्रकार से स्वयं चिंतन करने लगा था व्यक्ति कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हमें पुनर्जागरण काल से मिलता है। दूसरा है मानवतावाद का विकास। पुनर्जागरण में व्यक्ति को इसी जीवन में भरपूर आनंद उठाने के लिए प्रेरित किया और मानव जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया। व्यक्ति को अब धर्म व मोक्ष के स्थान पर समस्त मानव समाज के उत्थान के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, मानवतावाद वास्तव में क्या होता है, मानव का महत्व को समझा जाने लगा। अब इसके पहले क्या था, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म की ओर आकृष्ट होता था, व्यक्ति का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता था। तब व्यक्ति क्या हुआ, धर्म और मोक्ष के स्थान पर समाज के उत्थान की ओर अग्रसर हुआ। तो ये क्या हुआ, मानवतावाद का विकास इसी समय होने लगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। पुनर्जागरण काल में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम यूरोप में अनेक राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो हम इसमें देखते हैं कि राष्ट्रीयता जो एक भावना होती है लोगों में, अपने क्षेत्र की एक साझा पहचान की, वो भावना इसके पहले लोगों में नहीं थी। व्यक्ति किससे निर्भर था, राजाओं के प्रति, और राजाओं से पहले सामंतों के प्रति निर्भर होता था या उनके प्रति अपनी भक्ति दर्शाता था। लेकिन इस समय ऐसा वातावरण निर्मित हुआ जिससे मुद्रण प्रौद्योगिकी और अन्य के कारण संपर्क बढ़ा, परिवहन साधन बढ़े, जिससे व्यक्ति में पूरे क्षेत्र विशेष में एक भावना का विकास हुआ जिसे राष्ट्रीय भावना कहा गया। इसने कई क्षेत्रों में, जैसे हम देखते हैं जर्मनी और इटली, इनके एकीकरण में इसी भावना ने सहायता की थी। तो ये पुनर्जागरण काल में ही विकसित हुई है। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक विचारधारा का विकास। अब व्यक्ति प्रत्येक विषय पर निरीक्षण, अन्वेषण और जांच करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार वैज्ञानिक विचारधारा ने मध्यकाल में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों को अस्वीकार कर दिया। इससे पहले जो वैज्ञानिक विचारधारा है इसका विकास नहीं हुआ था। अब ना तो इसके पहले प्रेक्षण होता था और ना ही किसी खोज के लिए अग्रेषित किया जाता था, उसके जांच के लिए किया जाता था। लेकिन अब व्यक्ति जब तर्क की कसौटी पर खुद बातों को कसने लगा तो उसके पीछे तर्क के विकास के लिए वो वैज्ञानिकता वाली सोच के विचारधारा का विकास यहाँ पर होने लगा। जैसे जैसे शिक्षा का विकास पुनर्जागरण में हुआ, वैज्ञानिकता की विचारधारा विकसित होने लगी। तो ये भी क्या है, पुनर्जागरण काल की एक विशेषता है। अगला है, कला में यथार्थवाद एवं सहज सौंदर्य की उपासना। तो पुनर्जागरण काल की चित्रकला में सहज सौंदर्य एवं प्रकृतिवाद के दर्शन होते हैं, जो वास्तविक मानवतावादी शैली है। इस काल में यथार्थ चित्रण द्वारा नैसर्गिक सौंदर्य एवं अभिव्यक्ति को बढ़ावा मिला। लियोनार्दो दा विंची, राफेल और माइकल एंजेलो जैसे चित्रकारों में, शेक्सपियर जैसे कवियों में यह विशेषता विशेष रूप से दृष्टिगत होती है। तो यथार्थ एवं सहज सौंदर्य, यथार्थ मतलब जो है वैसा ही, इसको बोलते हैं यथार्थ, जैसा का तैसा। ये चीज़ें अब इस समय चित्रकला और इनमें होने लगी। जैसे मोनालिसा का चित्र है तो व्यक्ति में क्या है, जैसा व्यक्ति है ऐसा ही चित्र बनाया जाने लगा। इसके पहले ऐसा होता था, चित्रकला में क्या होता था, व्यक्ति का जब चित्र बनता था, पहले तो बात तो ये, व्यक्ति को चित्र बनाए ही नहीं जाते थे, सिर्फ और सिर्फ महान संतों के चित्र बनाए जाते थे, ईश्वर के चित्र बनाए जाते थे। और उनकी भी कुछ विशेषता होती थी कि उनकी गर्दनें आपको बड़ी बनानी होती थी, उनको स्वर्ग की ओर जाता हुआ दिखाया जाता था। तो इस प्रकार की प्रोसेस थी। लेकिन अब क्या, जैसा व्यक्ति दिख रहा है वैसे ही उनके चित्र बनाए जाने लगे, मतलब यथार्थता आने लगी। दूसरा, प्रकृति का भी चित्रण होने लगा। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही चित्रकला की जा सकती थी। इसके अलावा मानवतावादी शैली, मानव के भावों को भी चित्रकला में स्थान दिया गया। ठीक है, तो यथार्थ चित्रण भी इसमें
आने लगा। और इन सबको किसने किया? लियोनार्डो दा विंची, जिन्होंने चित्रों के माध्यम से, राफेल ने भी अपनी चित्रकला में, माइकल एंजेलो ने अपनी चित्रकला में, तो वहीं शेक्सपियर ने अपनी कविताओं में इन भावों को और यथार्थता को स्थान दिया। इसलिए हम देख सकते हैं इसकी पांचवी विशेषता, कला में यथार्थता एवं सहज सौंदर्य की उपासना। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण काल के 5 प्रमुख महान व्यक्तियों और उनकी उपलब्धियों को स्पष्ट कीजिए। तो हम इसमें देखते हैं 5 व्यक्तियों में पहले देखते हैं कोपरनिकस, जो हमने पिछले प्रश्न में देख लिया। इन्होंने क्या किया था? सूर्य केंद्रित सौरमंडल सिद्धांत दिया था, तो ये इनकी उपलब्धि है। दूसरे वैज्ञानिक देते हैं न्यूटन। न्यूटन कौन थे? एक भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है हमारा आज का, ये इन्होंने उसी समय प्रतिपादित किया जो आज हम पढ़ते जा रहे हैं। अगला है गैलीलियो गैलीली। ये क्या थे? खगोल वैज्ञानिक थे। ग्रह नक्षत्रों के बारे में इन्होंने काफ़ी शोध किए। तो इन्होंने अपनी पुस्तक द मोशन में गतिशील विश्व के सिद्धांत दिए। इन्होंने सिद्ध किया कि जो विश्व, पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या कर रहे हैं? गतिशील हैं, अपने अक्ष पर भी घूमते हैं और सूर्य के आसपास भी चक्कर लगाते हैं। इसके साथ ही इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। अब इस दूरबीन का क्या लाभ हुआ? जो ग्रह नक्षत्र हैं उनको देखने में आसानी हुई। अगले हैं लियोनार्डो दा विंची। तो विंची क्यों फेमस है? क्योंकि ये चित्रकार हैं, और ये चित्रकार हैं सबसे प्रसिद्ध, जो आज भी सबसे महान चित्रकार माने जाते हैं, उनमें इनका नाम शुमार है। विंची ने क्या किया? जो चित्र हैं उनमें मानवतावादी विचारों को स्थान दिया, और इसके साथ ही मोनालिसा और द लास्ट सपर जैसे विश्व प्रसिद्ध चित्र बनाए। अगले व्यक्ति देखते हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो कौन थे? चित्रकार, वास्तुकार और मूर्तिकार। इन्होंने क्या किया? पोप के सिस्तीन के भीतरी छत में क्या किया? बाइबल के चित्र बनाए। तो वहीं द पाइटा नामक एक मूर्ति भी बनाई इन्होंने। इस प्रकार ये भी पुनर्जागरण काल के काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय मध्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए। इसको देखते हैं हम। मध्यकालीन यूरोपीय समाज में महिलाओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं नागरिकता के नए विचारों से दूर रखा गया। सार्वजनिक जीवन में अभिजात एवं संपन्न परिवार में पुरुषों का प्रभुत्व था, और घर परिवार के मामलों में भी वह निर्णय लेते थे। इस समय लोग अपने लड़कों को ही शिक्षा देते थे। यद्यपि विवाह में प्राप्त महिलाओं के दहेज को पुरुष अपने पारिवारिक कारोबार में लगा देते थे, तथापि महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वह अपने पति को कारोबार चलाने में कोई राय दे। पर्याप्त दहेज का प्रबंध नहीं हो पाता था, तो लड़कियों को ईसाई मठों में भिक्षुणियों का जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। व्यापारी परिवार में यदि पति की कम आयु में मृत्यु हो जाती थी, तो उनकी पत्नी सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने के लिए बाध्य होती थी। आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत सीमित थी। मध्यकाल में कुछ महिलाएं जैसे कसांद्रा फेदेले और इसाबेल दीस्ते बौद्धिक रूप से बहुत रचनात्मक थी और मानवतावादी शिक्षा की भूमिका के बारे में संवेदनशील थी। उन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए प्रयास भी किए थे। तो हम ये देखते हैं इसमें कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी मध्यकाल में या पुनर्जागरण के दौरान। तो इसमें हम देखते हैं महिलाओं को न तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी और न ही उनको नागरिकता से जैसे जो विचार थे उनको इस प्रकार के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, किसका प्रभुत्व था जीवन में? पुरुषों का। महिलाओं की स्थिति क्या थी? पुरुषों के अधीन उनको रखा जाता था। उनको कोई व्यापार करने की स्वतंत्रता भी नहीं थी, जबकि महिलाओं को मिले दहेज को कारोबार में पुरुष लगा सकते थे। अगर कहीं पर जैसे देखते हैं हम कि दहेज की व्यवस्था कोई व्यक्ति नहीं कर पाता था, तो उन महिलाओं को भिक्षुणियों के रूप में जीवन बिताने के लिए भेज दिया जाता था। उनको मजबूर किया जाता था कि आप भिक्षुणी बन जाइए, क्योंकि उनके पास इतना दहेज का पैसा नहीं होता था। और जो व्यापारिक परिवार थे
उनमें महिलाएं क्या करती थी, कभी कभी जब उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनको विवश होकर या मजबूरन क्या करना पड़ता था, व्यापार या सामाजिक जीवन में भूमिका निभानी पड़ती थी, क्योंकि उनको अपने जो परिवार का भरण पोषण करना था, तो वो मजबूरी में उनको करना पड़ता था। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि महिला क्या थी, उनकी जो भागीदारी है सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, वो बहुत सीमित थी। लेकिन कुछ महिलाएं हुई हैं जिन्होंने क्या किया है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। जैसे हम देखते हैं कसांद्रा फेदेले और इसाबेल इस्ते। ये महिलाएं कैसी थी, बौद्धिक रूप से रचनात्मक थी और इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए प्रयास भी किए थे। इन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए भरसक प्रयास किए थे। तो इसलिए इन महिलाओं को आज भी याद किया जाता है। इस प्रकार से हमें क्या होते हैं, आज 6 क्वेश्चन होते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।